अब इस प्रश्न को देखो आप, पेज नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न ये है कि भारत में राष्ट्रपति सरकार का वास्तविक प्रधान नहीं है। ये जो राष्ट्रपति है, ये सरकार का वास्तविक प्रधान नहीं है, लेकिन यह भी सत्य है वो रबड़ का मोहर भी नहीं है। देखो आप, वर्तमान में राष्ट्रपति सरकार का वास्तविक प्रधान नहीं है, लेकिन यह भी सत्य है कि वह रबड़ का मोहर भी नहीं। इस कथन के आलोक में लोकतंत्र में राष्ट्रपति पद के औचित्य पर विचार करें। आपका औचित्य देखो, प्रश्न क्या पूछ रहा है ये, वर्तमान में राष्ट्रपति सरकार का वास्तविक पहली बात, यह भी सत्य को रबड़ का मोहर भी नहीं है। ये स्टेटमेंट है, न तो वास्तविक प्रधान है और न तो रबड़ का मोहर। अब प्रश्न, इस कथन के आलोक में राष्ट्रपति पद के औचित्य पर विचार, और प्रश्न क्या लोकतंत्र शब्द का प्रयोग किया। इसका मतलब ये पूछ रहा है यूपीएससी कि वास्तविक प्रधान तो नहीं है, रबड़ का मोहर भी नहीं है। वास्तविक प्रधान है ही नहीं तो राष्ट्रपति पद का औचित्य, क्योंकि वह सभी कार्य मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार ही करेगा। लेकिन रबड़ का मोहर भी नहीं है वो, अरे प्योर रबड़ का मोहर भी नहीं है। अब प्रश्न ये है, ऐसी स्थिति में लोकतंत्र इस पद का औचित्य बताएं। भारतीय संविधान यही प्रश्न पूछ, समझ में आ रही बात है। हमेशा इसमें दो शब्दों का प्रयोग किया है, एक तो राष्ट्रपति की स्थिति बता रहा है, वास्तविक प्रधान या मोहर भी नहीं है, और दूसरा प्रश्न कि लोकतंत्र में का मतलब ये है कि राष्ट्रपति के इन दोनों के बीच की स्थिति है। ठीक है, ऐसी स्थिति में भारतीय लोकतंत्र में इस पद के औचित्य को, और एक चीज दूसरी बात में लोकतंत्र शब्द का प्रयोग किया है, लोकतंत्र में इसके औचित्य की बात करनी, डेमोक्रेसी में इसके औचित्य की बात करनी, प्रश्न यही पूछ रहा है वो। सारी बात है, कैसे, इसका मतलब एक चीज ध्यान दो इस बात को, हम जब इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, इंट्रोडक्शन में ये बताएंगे सरकार का वास्तविक प्रधान नहीं है। सारी बात है, तो सबसे पहले ठीक है, कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। एक तरह से देखा जाए वह मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार ही कार्य करता है, और यह कहा जाता है कि उसकी सभी शक्तियों का उल्लेख आर्टिकल 74 के आलेख में होनी चाहिए, जैसा कि 42वां संविधान संशोधन। वो रबड़ का मोहर भी क्यों नहीं है, वो रबड़ का मोहर क्यों नहीं है वो, क्योंकि कुछ ऐसे आर्टिकल है जो राष्ट्रपति को विवेकाधीन शक्ति, तो राष्ट्रपति के पास विवेकाधीन शक्ति भी प्राप्त है। जैसे किसी भी दल को बहुमत प्राप्त न हो तो राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार निर्णय, यदि मंत्रिपरिषद पराजित हो गया और पराजित मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देता है, वो अपने विवेक के अनुसार, तो विस्तृत रबड़ का मोहर भी नहीं आवा। अनिवार्य अब प्रश्न ये है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति पद के औचित्य को बताना इस प्रश्न में, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे आप बताना। हम सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में बताएंगे हम लोग कि संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख है, तथा तथा अनुच्छेद 53 के तहत
कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित किंतु किंतु अनुच्छेद 74 के तहत मंत्रिपरिषद के परामर्श के आधार पर कार्य करने की बाध्यता है, कार्य करने की बाध्यता है। ये हमारा इंट्रोडक्शन। हम जब सेकेंड पेरे में बात करेंगे, इसलिए राष्ट्रपति को वास्तविक प्रधान नहीं माना जाता। वास्तविक प्रधान नहीं माना जाता क्योंकि 42वें संविधान संशोधन के तहत मंत्रिपरिषद के परामर्श की अवहेलना संविधान का उल्लंघन है। राम जीवायावाद में राम जीवायावाद में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को नाम मात्र का प्रमुख ही माना है। अब एक चीज ध्यान दो, इस बात राम जीवायावाद में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को नाम मात्र का प्रमुख ही माना, वाद है ये। हमारी बात 42वां संविधान संशोधन और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय दोनों ने क्या कर दिया, ये प्रूफ कर दिया राष्ट्रपति नाम मात्र का। लेकिन अब हम सीधे जब आएंगे अगले पैरे में, थर्ड पैरे जब बात करेंगे, परंतु वो विशुद्ध रबड़ का मोहर भी नहीं है। क्योंकि विषम परिस्थितियों में राष्ट्रपति के पास विवेकाधीन शक्ति के पास विवेकाधीन शक्ति ऐसी स्थिति में भारतीय लोकतंत्र में राष्ट्रपति का पद औचित्यपूर्ण है।
राष्ट्रपति का पद औचित्यपूर्ण है? क्यों औचित्यपूर्ण है, हम इसकी बात करेंगे। रीजन क्या है, अब हम इधर ध्यान दीजिए। सबसे पहले बात करेंगे, नंबर ए की बात करें। सारी बात है, नंबर ए की बात करेंगे। वास्तविक प्रधान न होने के बावजूद न होने के बावजूद संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत पुनर्विचार के लिए प्रस्ताव को भेजने की शक्ति ताकि जल्दबाजी में लिए गए निर्णय पर रोक लगे तथा लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण हो। पहली बात, यह संविधान में ही प्रावधान है। वास्तविक प्रधान न होने के बावजूद संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत पुनर्विचार के लिए प्रस्ताव को आप भेजने की शक्ति, ताकि जल्दबाजी में लिए गए निर्णय को रोक लगे, पर रोक लगे, तथा लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण। ठीक, अनुच्छेद 111 की बात करें, नंबर बी की बात करें, क्लियर, नंबर बी की बात करें। राष्ट्रपति को विशुद्ध रबड़ का मोहर कहा जाता है, किंतु किसी भी दल को बहुमत न मिलने पर राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। ताकि संवैधानिक संकट की स्थिति न पैदा हो। संवैधानिक संकट की स्थिति न पैदा हो। पहली बात, पहली बात है
क्लियर? अब देखो आप नंबर सी की बात करें, नोट कर लिया आप सबने? नंबर सी की बात करें, वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार करता है, सॉरी, मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार करता है। मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार किंतु राष्ट्रपति ये कहा जाए पराजित मंत्रिपरिषद के द्वारा प्रस्तुत एवं पारित विधेयकों पर आत्यांतिक वीटो का प्रयोग प्रयोग कर सकता है, ताकि ये कहा जाए सदन का बहुमत हो चुके दल के अनुसार विधेयक का निर्माण न हो। अब नंबर डी की बात करें, एक तरह से देखा जाए राष्ट्रपति संसद का अंग होने के कारण और कोई भी विधेयक अधिनियम का रूप तभी ले सकता है जब राष्ट्रपति उस विधेयक पर हस्ताक्षर जब तक उस विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करेगा वो विधेयक अधिनियम का रूप नहीं, ये उसके औचित्य अंत में देखा जाए। सारी बात है। अगला पॉइंट, ये देखा जाए नंबर ई, संवैधानिक प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने संवैधानिक प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए तथा
अलोकतांत्रिक, अलोकतांत्रिक विधेयक को अधिनियम का रूप देने से रोकने के लिए राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो एवं निलंबनकारी वीटो का प्रयोग अपने विवेकानुसार किया है। जैसे यानी जैल सिंह ने यानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो तथा कलाम साहब ने डॉक्टर कलाम साहब ने अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग को रोकने का प्रयास किया। अंत में देखा जाए, संयुक्त अधिवेशन के संचालन की प्रक्रिया का निर्धारण संयुक्त अधिवेशन के संचालन की प्रक्रिया का निर्धारण राष्ट्रपति ही करता है। और सबसे बड़ी चीज, राष्ट्रपति ही करता है। संयुक्त अधिवेशन के संचालन की प्रक्रिया राष्ट्रपति, और एक तरह से कहा जाए वो सैन्य प्रमुख भी हो। सैन्य प्रमुख भी होता है। नंबर जी की बात करें हम लोग, पर जी न्यायाधीशों की नियुक्ति में निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए तथा न्यायिक भूल को सुधारने की बात करें देखो आप, न्यायाधीशों की नियुक्ति में निष्पक्षता को बनाए रखने तथा न्यायिक भूल को सुधारने के लिए
राष्ट्रपति के पास न्यायिक शक्ति है। एवं समाधान की शक्ति प्राप्त है। ये सारी बातें करने के बाद अब हम फोर्थ पैरे में आएंगे। फोर्थ पैरा, अतः राष्ट्रपति का जो पद है गरिमामय होने के साथ लोकतंत्र के संरक्षण में सक्रिय रूप से उपयोगी है और विविध राष्ट्रपतियों ने अपने व्यक्तित्व एवं दूरदर्शी निर्णय से संविधान का संरक्षण किया है। ये बात हमारे इंट्रोडक्शन में चला है। अब इससे देखो आप, ठीक है, एक बार पुनः चलते हैं हम लोग कि इसी प्रश्न को और यूपीएससी कैसे पूछेगा वो। राष्ट्रपति सरकार का वास्तविक प्रधान नहीं है, एक ये भी सत्य है, रबड़ का मोहर भी नहीं। यदि केवल यह प्रश्न पूछा जाए कि राष्ट्रपति सरकार का वास्तविक प्रधान नहीं, एक यह भी सत्य है, रबड़ का मोहर भी नहीं है। मान लिया जाए प्रश्न ये पूछा जाए आपसे, सिंपल क्वेश्चन कि राष्ट्रपति राष्ट्र का वास्तविक प्रधान नहीं है, वास्तविक प्रधान नहीं है, यह पूछा जाता आपसे, यह भी सत्य है कि वह रबड़ का मोहर भी नहीं है। मान लिया जाए, सिंपल क्वेश्चन यदि ये पूछा जाए, परीक्षण करें, हम परीक्षण करें, मान लिया जाए, तब सबसे पहले क्या करोगे आप? राष्ट्रपति राष्ट्र का वास्तविक प्रधान नहीं है, ये बातें क्यों की गई? राष्ट्र का वास्तविक प्रधान नहीं है, यह भी सत्य है, रबड़ का मोहर भी नहीं। अब यह बहुत सारे पॉइंट आएंगे। अब सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, और जब हम इंट्रोडक्शन की जब बात करेंगे, हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो दो तीन बातें महत्वपूर्ण देंगे। एक, आर्टिकल 53, दूसरा आर्टिकल हम 74 की बात करेंगे। सारी बातें और इतनी बात करेंगे, ये नाम मात्र का प्रमुख है। यह जो है, ये नाम मात्र का प्रमुख है। ये बातें हमारे इंट्रोडक्शन में आ जाएगी।
हम सेकंड पैरे में जब आएंगे, हमेशा ध्यान दो, तो परीक्षण जांच करनी है कितना सही कितना गलत है, ये सच है कि वास्तविक प्रधान नहीं है। तो जब बात करेंगे राष्ट्रपति, वास्तविक प्रधान नहीं है, हम किस आधार पर कह सकते हैं कि राष्ट्रपति वास्तविक प्रधान नहीं है? हम जो वास्तविक प्रधान की बात करेंगे, एक चीज सोचो आप, ठीक है? समानतः हमारा जो पॉइंट चलेगा, पहली बात 42वें संविधान संशोधन में क्या हुआ? 42वें संविधान संशोधन से क्या हुआ? बिल्कुल, मंत्रिपरिषद के परामर्श को मानने की हम बाध्यता की बात करें, जो 42वां संविधान संशोधन कहता है। दूसरी चीज हम बात ये कहा जाता है 78 के तहत राष्ट्रपति को कार्यपालिका शक्ति प्राप्त। तथा 78 की व्याख्या 74 के आलोक में करने पर बल। अंबेडकर ने स्वयं कहा है, अंबेडकर ने यह कहा, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार कार्य करेगा। के अनुसार अन्यथा संविधान का उल्लंघन माना जाएगा। और अंत में देखा जाए, रामजीवायावाद इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख। ये सारी चीजें बात करें हम लोग, राष्ट्रपति रामजीवायावाद में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो राष्ट्रपति है वह नाम मात्र का प्रमुख है। क्लियर? एक चीज बस इतनी बातें आपको कहनी है, पर अगले पैरे में आओगे वो रबड़ का भी शुद्ध मोहर भी नहीं है। आने बात चले, अगले पैरे में हम जो बात करेंगे, रबड़ का मोहर भी नहीं। किस आधार पर कहा जा सकता? पहली चीज कि किसी भी दल को बहुमत न मिलने पर राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार निर्णय लेता है राष्ट्रपति। दूसरी चीज बात करें, विशुद्ध रबड़ का मोहर भी नहीं है। अनुच्छेद 111 के तहत पुनर्विचार के लिए विधेयकों को वापस करने का अधिकार।
अरे बात है, यदि राष्ट्रपति पूर्णतः बाध्यकारी है तो अनुच्छेद 111 निरर्थक। जो 111 है अनुच्छेद, वह निरर्थक हो जाएगा। तीसरी चीज बात करें, अनुच्छेद 356 के प्रयोग एवं पॉकेट वीटो के संबंध में राष्ट्रपति ने अपने विवेक अनुसार यू ने मंत्रिपरिषद के विरोध के बावजूद अपने विवेक अनुसार निर्णय लिया। जैसे कलाम साहब ने पॉकेट वीटो के संवैज्ञानिक जैल सिंह ज्यादा फेमस, राजीव गांधी नहीं चाहते थे कि वीटो हो, ज्ञानी जैल सिंह ने वीटो कर दिया, तो राजीव गांधी और ज्ञानी जैल सिंह के बीच गोली का विवाद पैदा हो गया। ये बात है। तो दो चीजें, कहा जाता है कि न तो वास्तविक प्रधान है, यह सच क्यों नहीं है, और न तो वो विशुद्ध रबड़ का मोहर है, ये बात है क्यों नहीं। जब इस प्रश्न का आंसर लिखोगे, इस सारे दोनों पक्ष का उल्लेख करने के बाद जब निष्कर्ष की बात की जाएगी, तो निष्कर्ष में हम क्या करेंगे? निष्कर्ष में वस्तुतः हमेशा निष्कर्ष वस्तुतः राष्ट्रपति सामान्य परिस्थितियों में विशुद्ध रबड़ का मोहर बनना पसंद करता है, किंतु विषम परिस्थितियों में अपने विवेक को महत्व देता है। अरे बात, विषम परिस्थितियों में अपने विवेक को महत्व देता है। ये बातें समझ में आ गई? हमेशा याद दो, इसी प्रश्न को थोड़ा सा यूपीएससी ये पूछेगा। चले मान लिया जाए इसी प्रश्न को थोड़ा सा यूपीएससी ट्विस्ट करेगा, क्या कहेगा वो? देखो आप ध्यान से, कैसे ये कहा जाए राष्ट्रपति को विशुद्ध रबड़ का मोहर बनाना एक संवैधानिक संकट को जन्म देना है। संवैधानिक संकट को जन्म देना है। बस ये पूछेगा, आप स्पष्ट कर दें, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन स्पष्ट करें इसी प्रश्न को। यदि प्रश्न ये पूछा स्पष्ट करें, तब हम क्या करेंगे इसमें? हम सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की जब बात करेंगे इंट्रोडक्शन में हम क्या बताएंगे कि संसदीय लोकतंत्र में
लोकतंत्र में राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है। देखो आप, संसदीय लोकतंत्र में राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है। समझ वाली बात है। तथा 74 के तहत राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका चीफ पीएम होता है। ये बात है, एक संवैधानिक संकट को जन्म देता है। आप थोड़ा सा सेकंड पैरे में आएंगे। अरे बात है, हम सेकंड पैरे में आएंगे और ये बताएंगे 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 74 में संशोधन करके मंत्रिपरिषद के परामर्श को बाध्यकारी बना दिया गया। मंत्रिपरिषद के परामर्श को बाध्यकारी बना दिया गया। अरे बात, अर्थात विशुद्ध रबड़ का मोहर सारी बातें, ताकि राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच एवं मंत्रिपरिषद के बीच विवादों का समाधान हो। ये क्यों बना दिया गया? ये सारी बातें की गई थी। एक आगे आएंगे, बात करेंगे, लेकिन थर्ड पैरे में किंतु इससे संवैधानिक संकट उत्पन्न होने की आशंका बढ़ गई। प्रश्न यही है, ये देखो आप, जन्म देना है, क्योंकि हमेशा नंबर 1 की बात करें, अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति के पास विधेयकों को पुनर्विचार के लिए वापस करने का अधिकार है।
यदि राष्ट्रपति को रबड़ का मोहर बना दिया जाए, मोहर बना दिया गया, तो अनुच्छेद 111 निरर्थक। एवं अनुच्छेद 111 के प्रयोग को लेकर राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच विवाद। और जब विवाद पैदा होगा तो संवैधानिक संकट पैदा हो जाए। नंबर 2 की बात करें, बात है समझ में आ रही? किसको 111 क्या मंत्रिपरिषद क्या करेगा? वो किसके विधेयक को वापस करता है? मंत्रिपरिषद पारित विधेयक को तो वापस करता है वो। तो वो अपनी विरुद्ध अपने ही द्वारा प्रस्तावित विधेयक को वापस करने की सलाह क्यों देगा वो? अब पता चला उस विधेयक में यदि कुछ ऐसे विषय वस्तु शामिल हैं जो संविधान लोकतंत्र पर चोट करते हैं तो क्या होगा? तो विवाद, और इसको लेकर विवाद पैदा हुआ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेहरू के बीच, और अंत में देखा जाए कलाम साहब की बात करें और गुजराल के बीच ये विवाद पैदा हो चुका है। पहली बात। हम नंबर 2 की बात करें, संवैधानिक संकट को जन्म क्यों दे सकता है? पहली बात है, हमेशा विशुद्ध रबड़ का मोहर बनने पर राजित मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानना बाध्यकारी। हमेशा विशुद्ध रबड़ का मोहर बनने पर पराजित मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानना बाध्यकारी। परिणाम था संसदीय लोकतंत्र की हत्या। संसदीय लोकतंत्र की हत्या तथा जन इच्छा की उपेक्षा। इसलिए ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था में राष्ट्राध्यक्ष ऐसी स्थिति में अपने विवेक के अनुसार निर्णय लेने का अधिकार, अपने विवेकानुसार निर्णय लेने का अधिकार। ये ब्रिटेन की व्यवस्था है ये, जबकि राष्ट्राध्यक्ष पूर्णतः नाममात्र का प्रमुख ही होता हुआ, लेकिन इस कंडीशन में वहां का राजा भी अपने विवेक के अनुसार निर्णय लेता है। अरे बात रीजन क्या है? हिंदू सदन में पराजित होने का मतलब यह कि आम जनता अब उन्हें पसंद नहीं कर रही है, क्योंकि प्रत्येक प्रतिनिधि जन इच्छा को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता हुआ।
बात यही चीज देखो जरा। और संसदीय लोकतंत्र क्या कहता है? संसदीय लोकतंत्र यह कहता है कि सदन में यदि सरकार पराजित हो गई तो उसे कोई अधिकार नहीं है विधेयक को पारित करने का। समझ में आ रही बात है? क्योंकि बहुमत प्राप्त दल को सरकार बनाने का अधिकार, विधेयक पारित करवाने का। तीसरी चीज बात करें, संवैधानिक संकट कैसे पैदा हो जाती है। यह कहा जाता है यदि किसी भी दल को बहुमत प्राप्त न हो और पूर्ववर्ती मंत्रिपरिषद अल्पमत दल को सरकार बनाने के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देता है तो यह लोकतंत्र का उपहास होगा। तथा सदन में अव्यवस्था, दूसरी तरफ विधेयकों का पास होना संभव। अभी देखा होगा पेपर में एक न्यूज है बड़ा अच्छा कि मंत्रिपरिषद तब तक कार्य करती जब तक दूसरी सरकार का गठन न हो जाए। तो चुनाव संपन्न होने से मंत्रिपरिषद का कार्यकाल खत्म नहीं होता। ये कोर्ट का डिसीजन है ये। इसका मतलब क्या चीज है? अब नई सरकार का गठन होगा, अब वो पूर्ववर्ती मंत्रिपरिषद चुनाव हार चुकी है, वो कहते नहीं मुझे ही कैरी करो। यदि अल्पमत दल को सरकार बनाने के लिए इनवाइट कर दिया गया क्योंकि तो चाहेगा ना। जैसे आपने देखा अमेरिका में घटना घटी, सुना होगा आपने। अमेरिका में जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे, आज के न्यूज देखा होगा, डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे, चुनाव हार गए, उनके समर्थकों ने कितना उत्पात मचाया। वो नहीं चाहते, वो कहते थे चुनाव में गड़बड़ी हुई है, वो नहीं चाहते तो व्हाइट हाउस छोड़े, वो पद को छोड़े। तो जब मंत्रिपरिषद जिस दल की सरकार पिछले काम कर चुकी है वो चुनाव हार गई और किसी दूसरे दल को बहुमत मिल गया तो कहेगी राष्ट्रपति से मुझे इनवाइट करो आप। जब डोनाल्ड ट्रंप पे बोल सकते हैं, वो छोड़ना ही नहीं चाह रहे थे। आप सोचो, आप यहां तो सत्ता की आकांक्षा ज्यादा है और सत्ता के लोग किसी भी स्तर पर क्या कर सकते हैं, उतर सकते हैं। जैसे एक चीज देखा होगा, मुझे इस पार्टी का विरोध करना है, अंत में उसको क्या करेंगे, मिला लेंगे। जैसे मान लो वर्तमान दल ऐसा है, विपक्ष में हो तो करप्ट हो, हमारे अंदर हो ईमानदार हो। दूसरी दिल्ली की सरकार देखो जरा, कांग्रेस करप्ट है और आज इंडिया गठबंधन में क्या हो रहा है, मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब राजनीति में क्या हो रहा है, यदि आप मेरे लिए उपयोगी हो तो आपके जैसा कोई ईमानदार नहीं है, आप मेरे लिए अनुपयोगी हो तो आपके जैसा कोई करप्ट भी नहीं। अब स्वाभाविक है, मैंने एक चीज क्या कहा था, मैं वही कहना चाहता हूं, राजनीति में सब कुछ क्या है। अभी देखा होगा अकरुद्दीन ओवैसी को तेलंगाना का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया, तो कहा गया बीजेपी की बी टीम है ये। अरे बात है, और बीजेपी के जो मेंबर निर्वाचित थे वो कह रहे हैं भाई हम इनसे शपथ नहीं लेंगे। अब वह समस्या खड़ी हो गई।
बात है समझ? अच्छा, ओवैसी भी चाहेंगे कि मेरे ऊपर आरोप न लगे कि मैं बी टीम हूं, जो वोट मिल रहा तो भी खत्म हो जाएगा। उनकी पूरी कोशिश होगी कि मुझे, जबकि मेरा जो व्यक्तिगत विचार है ना, किसी की भी दल की सरकार हो, एक बार ओवैसी को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना चाहिए। व्यक्ति बहुत लॉजिकल व्यक्ति है, हाईली क्वालिफाइड लर्निंग व्यक्ति। अभी उनका स्पीच देखो, चुनाव में तो इतना गंदा बोलते हैं ना वो, धर्म का हाँ? खुल के बोलता है ओवैसी, लेकिन जब सदन में बहस होती है ना, चुनाव खत्म हो जाने दो, उसके बाद जब व्यक्ति इतना बेहतरीन स्पीच देते तो उसकी स्पीच सुनने लायक। और सबके पीछे एक लॉजिक है। मैं कई बार डिबेट सुना था, प्रोड्यूम स्वामी और ओवैसी का डिबेट, मतलब सबके पीछे एक बेहतरीन लॉजिक दे रहे हो। हाँ, उन्हीं का हुआ है, परंतु उसके पीछे पूरी तैयारी के साथ आते हो। एक में देखा है, और क्यों लॉजिक को सुनो आप, बड़ा दिल खुश हो जाता है। मतलब ऐसे लोगों को जानते हो, महात्मा पदक होना चाहिए इंडिया में, क्योंकि ये लोग जब कहीं इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे ना, इंडिया की बात को इतनी मजबूती से रख, जो जयशंकर रख रहे हैं। जैसे मेरा तो व्यक्तिगत मध्य एशिया, अफगानिस्तान, सारे जितने मुस्लिम राष्ट्र हैं, उनके संदर्भ में ओवैसी को क्या कर दो, प्रेजेंट कर दो। सच मानो, सारे मध्य एशिया के मुस्लिम राष्ट्रों को इंडिया का दोस्त बनवा दे, क्योंकि इंडिया का दोस्त बनवाने के लिए वो धर्म का भी सहारा लेंगे, हर चीज का सहारा लेंगे। आज जो लोग इंडिया के विरोधी हैं, सबके सब क्या हो जाएंगे? इस बंदे के अंदर काबिलियत तो है, पर राजनीति का बंदा क्या हो गया, शिकार हो गया वो। उसको किसी पार्टी में, अच्छी पार्टी में हो जाना चाहिए, उसे भारत को भी लाभ मिलेगा और उनको भी क्या होगा, लाभ मिलेगा। हाँ हाँ हाँ। अभी सूर्य स्वामी के बता कि इंडिया का ग्रोथ रेट में बढ़वा दूंगा, मुझे वित्त मंत्री बना दो। तो उनके पास अच्छा, स्वामी जानते हो ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज जाते हैं स्पीच देने के लिए, इतना बेहतरीन स्पीच। मैं तो एक बार सौभाग्य से मौका मिला था, और कई बार एक ने कहा कि आप कहीं तो आपकी कोचिंग में बुला दूं, मैंने कोचिंग में बुलाएंगे, पता मेरा 10,000 रुपया खर्चा हो जाएगा। अरे बात, आप कोई आने वाला तो किसी को विश्वास ही नहीं होगा कि निश्चय में सूर्य स्वामी एक बड़े उनके खासम खास, एक बार मिलवाने के नहीं, चलिए आपको मिलवाते हैं। और बड़ी अच्छी बात है ना कि लोगों से लिंक हो गया कि जो बड़े अच्छे पदों पर है, और उन लोगों से ऐसा रिलेशन उन लोगों का ना, तो कहते हैं चलिए आपको मिलवा। एक चीज मैंने देखा, मैंने कहा बुला के क्या करोगे, पैसा मेरा ही खर्च होगा, मिलना कुछ है नहीं। ऐसा प्रोग्राम बताओ जिसमें बच्चे एडमिशन में, मेरा दिमाग घूम करके कहाँ आता है। एडमिशन पर चले, ये बात है समझ आ रही? अच्छा, मेरी बात कैसे संवैधानिक संकट को जन्म देता, तो विश्व द्रवण का मोहर बनाना क्या करना है, संवैधानिक संकट को जन्म देना है। अब इस प्रश्न को देखो, ये पॉइंट समझ में आ रहा है, लेकिन हम यदि ये बात करें, सेम क्वेश्चन को स्पष्टीकरण छोड़ दो, मैं लिखता हूं आलोचनात्मक परीक्षा। यदि आप क्रिटिकली एग्जामिन की बात करोगे ना, तो आंसर चेंज हो जाएगा। अभी तक तो परीक्षण था, क्या था, स्पष्ट था, स्पष्टीकरण बड़ा अच्छा आंसर पॉइंट चल रहा है। अब आया आपका क्रिटिकली एग्जामिन, आलोचनात्मक परीक्षण करना है, अब आपका आंसर चेंज हो जाएगा। क्लियर? चला जाए? हाँ नीलम बोलो, आप समझ मेरी बात? चलो आप एक चीज ध्यान सुनो इस बात को, आलोचनात्मक परीक्षण की जब बात करेंगे हम लोग ना, अब प्रश्न क्या पूछ रहा है, राष्ट्रपति को विश्व द्रवण का मोहर बनाना संवैधानिक संकट को जन्म देना है, आलोचनात्मक परीक्षण। तो दो बातें करें, यहां दो पक्ष चलेगा। नंबर वन, विशुद्ध रबड़ का मोहर बनाने से संवैधानिक संकट नहीं पैदा हो, पहली बात है, संवैधानिक संकट नहीं पैदा होगा, पहली बात। और नंबर दो, वो विशुद्ध रबड़ का मोहर भी नहीं है। तो जब आंसर की बात करेंगे इस प्रश्न में, हम जब आंसर की बात करेंगे, मूलतः जो हमारा आंसर होगा दो बिंदु पर होगा। नंबर वन, विशुद्ध रबड़ का मोहर
बनने से संवैधानिक संकट पैदा नहीं। विशुद्ध रबड़ का मोहर बनने से संवैधानिक संकट पैदा नहीं। रीजन क्या है? हमेशा ध्यान दो इस बात को, उसके पीछे रीजन क्या, देखो सारी बातें पहला पॉइंट मैं बोल रहा हूं, ध्यान देना। ये तो पॉइंट चलेगा। और दूसरा पॉइंट, राष्ट्रपति विशुद्ध रबड़ का मोहर भी नहीं है। क्यों? ये भी बात हो चुकी। अंत में निष्कर्ष की बात इतनी करोगे, विषम परिस्थितियों में, समान परिस्थितियों में विशुद्ध रबड़ का मोहर अच्छी बात, पर विषम परिस्थितियों में अपने विवेक के अनुसार निर्णय लेने की अनुमति। आप इसको संवैधानिक संकट पैदा नहीं होता विशुद्ध रबड़ का मोहर। देखो आप नंबर 1 की बात करें, क्यों नहीं पैदा होता। पहली चीज, राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है। ध्यान दो, राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है, कोई दिक्कत? और सारे निर्णय मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार ही कार्य करना है। बातें समझ मेरी बातें? हमेशा क्योंकि मंत्रिपरिषद सदन के प्रति उत्तरदायी होता है, न कि राष्ट्रपति। ब्रिटेन में वहां का राष्ट्राध्यक्ष रबड़ का मोहर है, फिर भी संवैधानिक संकट पैदा नहीं होता। वो भी विशुद्ध रबड़ का मोहर ही तो है, तो संवैधानिक संकट पैदा नहीं हो रहा है। पहला पॉइंट। हम नंबर 2 की बात करें, हमेशा ध्यान दीजिए इस बात को। पहली, जब किसी भी दल को बहुमत न हो, एक परंपरा विकसित हो चुकी है, एक परंपरा कि सामान्यतः राष्ट्रपति उसी दल को सरकार बनाने के लिए आवंटित करेगा जो सदन में बहुमत सिद्ध करने में सफल हो। जो बहुमत सिद्ध करने में एक परंपरा है, एक परंपरा विकसित हो चुकी है, और राष्ट्रपति उन परंपराओं का पालन करता है, अन्यथा आलोचना का शिकार हो जाएगा। बातें समझ में? एक परंपरा है यार। नंबर 3 की बात करें हम लोग, कि संवैधानिक संकट पैदा होता ही नहीं। हमेशा ध्यान दें इस बात को। विशुद्ध रबड़ का मोहर होने के बावजूद संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जहां राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार निर्णय लेता है, जैसे अनुच्छेद 111। सारी बातें पुनर्विचार के लिए वापस, क्योंकि मंत्रिपरिषद जब कोई विधेयक वापस भेजता है ना, तो मंत्रिपरिषद को ही पुनर्विचार के लिए वापस भेज दे। एक बात हमें सर, मतलब किस तरह की बातें चल रही है, संवैधानिक संकट उत्पन्न। अगला नंबर 4 की हम बात करें। हमेशा 42वां संविधान संशोधन कब आया था? 73 में आया था। क्लियर? अब हमेशा फिर मैं कहना चाहता हूं, विशुद्ध रबड़ का मोहर तो बनाया गया है, लेकिन संविधान बहुत अच्छी प्रावधान है। 44वें संविधान संशोधन के तहत क्या कहा गया है? पुनर्विचार के लिए वापस। बिल्कुल, तो एक बेहतर विशुद्ध रबड़ मोहर को बनाए जाने के साथ एक संतुलन स्थापित करने की कोशिश की गई है। विशुद्ध रबड़ का मोहर बनाए जाने के बावजूद संतुलन स्थापित करने का प्रयास। क्लियर? अगला पॉइंट, यदि विशुद्ध रबड़ का मोहर बनने से संवैधानिक संकट पैदा हो जाता तो 76 में 42वां संविधान संशोधन पारित होने के बाद भी, सारी बातें
संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाना चाहिए, किंतु आज तक ऐसा नहीं हुआ। तो दो महत्वपूर्ण पॉइंट आपको डालना ही डालना है। ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था में वहां का राष्ट्राध्यक्ष नाम मात्र का प्रमुख, विशुद्ध रबड़ का मोहर है, फिर भी संवैधानिक संकट नहीं। नंबर 2, 42वां संविधान संशोधन पारित हुए कितने साल हो गया? 40 से 45 साल हो गया, उसके बावजूद भी कोई संवैधानिक संकट पैदा नहीं हुआ। बातें समझ में आ रही? सीधे और समानता देखा जाए, हमेशा जब लिखोगे ना तो लिखोगे यहां राष्ट्रपतियों ने संविधान और लोकतंत्र को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया। जैसे कलाम साहब ने निर्णय लिया लोकतंत्र को ध्यान में रखते हुए, क्या नारायण ने जब निर्णय लिया तो लोकतंत्र को ध्यान में रखते हुए। अरे बात है, हमेशा ध्यान दो इस बात को। मैंने क्या कहा? 356 के दुरुपयोग को रोकने के लिए निर्णय लिया है। और संवैधानिक संकट कब पैदा होता है? जब संविधान के उल्लंघन का प्रश्न उत्पन्न हो जाए। तो एक एग्जाम्पल के साथ कलाम साहब ने क्या कहा, ये बातें समझ में आ रही? अंत में आप निष्कर्ष की बात करोगे और निष्कर्ष में इतनी बातें करनी। वस्तुतः सामान्य परिस्थितियों में राष्ट्रपति को विशुद्ध मोहर बनाया जाना उचित है, किंतु विषम परिस्थितियों में अपने विवेक के अनुसार निर्णय लेना क्या है? शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत? अब थोड़ा सा एग्जांपल ले हम लोग, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा। अगला, एक तरह से हम ये कहें क्वेश्चन क्वेश्चन को दोबारा कैसे पूछ सकता है ये? राष्ट्रपति को शासन का वास्तविक प्रमुख बनाना वास्तविक प्रधान बनाना किस सीमा तक उचित हो सकता है? किस सीमा तक उचित हो सकता है? एक तो, और थोड़े से प्रश्न को विवेक दृष्ट करेगा तो ये लिखेगा राष्ट्रपति की स्थिति को न्यायपालिका की राष्ट्रपति की स्थिति को न्यायपालिका के निर्णयों के संदर्भ में स्पष्ट करें। राष्ट्रपति की स्थिति को न्यायपालिका के निर्णयों के संदर्भ में स्पष्ट। बातें समझिए। अब इस थोड़े समय इसको हिंट कर दे रहा हूं। राष्ट्रपति को शासन का वास्तविक प्रधान बनाना किस सीमा तक उचित हो सकता है? किस सीमा तक उचित? जब किस सीमा की बात करें ना, आपको 2-3 बिंदु लिखने। किस सीमा तक? नंबर 1, जब मंत्रिपरिषद पराजित हो जाए, मंत्रिपरिषद पराजित हो जाए और पराजित मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को परामर्श दे, उस स्थिति में राष्ट्रपति शासन के वास्तविक प्रधान के रूप में काम करना चाहिए। अरे बात क्यों काम करना चाहिए? ताकि संवैधानिक संकट पैदा ना हो, क्योंकि पराजित मंत्रिपरिषद इस सलाह देगा और राष्ट्रपति ने वैसा किया, एक संवैधानिक संकट पैदा हो जाए। पहला पॉइंट। नंबर 2, जब किसी भी दल को बहुमत प्राप्त न हो तो किसी दल को इनवाइट किया जाए, उस समय राष्ट्रपति को शासन के वास्तविक प्रधान के रूप में भूमिका। क्लियर?
किस सीमा तक? नंबर 3 की बात करें, मान लिया जाए यदि बहुमत की तानाशाही स्थापित हो गई, बहुमत की तानाशाही और आपातकाल के प्रयोग के संदर्भ में पीएम और मंत्रिपरिषद प्रतिबद्ध दिख रहा है, जिसे संविधान और मानवाधिकार दोनों का उल्लंघन हो सकता है, तो राष्ट्रपति को क्या करना चाहिए? शासन के वास्तविक प्रधान का रूप में काम करना चाहिए। और यह प्रश्न क्यों उठा कि जब आपातकाल लागू हुआ, इंदिरा गांधी ने लागू किया, जब फखरुद्दीन अली अहमद सिग्नेचर कर दिए, तो जो तो डिबेट और राष्ट्रपति की जबरदस्त आलोचना होने लगी। वो विशुद्ध रबड़ का मोहर है कि संविधान की हत्या हो गई, और संविधान की हत्या करने में, मानवाधिकार मौलिक अधिकारों के हत्या करने में राष्ट्रपति भी इन्वॉल्व है। यह आलोचना से तो कुछ लोगों ने सलाह दिया कि इस कंडीशन में राष्ट्रपति को शासन के वास्तविक प्रधान के हैसियत से काम करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जब परिवार का प्रत्येक मेंबर अनैतिक हो जाए, अनैतिक और गलत रास्ते पर चल पड़े, तो परिवार के मुखिया को निरंकुश हो जाना चाहिए। और परिवार का यदि प्रत्येक सदस्य नैतिक है, मर्यादित है, तो परिवार के मुखिया को क्या करना चाहिए? सारी बातें केवल सलाहकारी बन जाना चाहिए, ताकि परिवार क्या हो, बचा रहे। बातें समझ में आ गई? जैसे बच्चा शरारत करे, अरे बेटा नहीं, ये काम नहीं करना, तो मानेगा वो? 4 तमाचा जड़ो, तुरंत क्या हो जाएगा? नहीं। अब हम लोग के स्कूल में टीचर समझाएं, बेटा पढ़ना चाहिए, रोज स्कूल आना चाहिए, तुम जाएंगे? होमवर्क करना चाहिए, जी मैम। और प्राइमरी स्कूल के टीचर 5 डंडे मारते थे, 10 दिन तक क्या होता था? याद रहता था। और जाड़े के मौसम में तो चोट इतनी लगती थी, कुछ बच्चे इतने शरारती बैग में डंडा लेके आते थे, जो पढ़ने वाले बच्चे थे। ज्ञान बच्चों को क्या हो? ये बिल्कुल, ये बातें समझ में आ गई? क्या बात, मेरी बात आपने 3-4 पॉइंट देखा, पॉइंट भूलेगा तो नहीं? आपातकाल, की पॉइंट लिखो ना। मैंने देखो एक चीज ध्यान दो इस बात को, राष्ट्रपति को शासन का वास्तविक प्रधान बनाना किस सीमा तक उचित हो सकता है, किस सीमा तक? तो मैंने क्या कहा, नंबर 1, जब मंत्रिपरिषद पराजित हो जाए और परामर्श दे। पॉइंट क्लियर? नंबर 2, जब किसी दल को बहुमत न प्राप्त हो। क्लियर? नंबर 3, हमेशा नंबर 3 की बात करें, यदि किसी विधेयक में लोकतंत्र, मानवाधिकार और संविधान की अवहेलना का प्रश्न हो। और नंबर 4, आपातकाल के संदर्भ, आपातकाल के संदर्भ में। पॉइंट क्लियर? और नंबर 5, बहुमत की तानाशाही के संदर्भ, क्योंकि जब बहुमत की तानाशाही होती है ना, तो संविधान को अपने अनुसार बदल देता हुआ और ऐसे प्रावधान को जोड़ देता है जिसे एक तरफ लोगों के अधिकारों में कटौती होती है और दूसरी तरफ शक्ति का केंद्रीकरण क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये बातें समझ में आ रही? हमेशा ध्यान दो इस बात को। जैसे एक चीज ध्यान सुनना, हुआ क्या, जब इंदिरा गांधी पीएम बनी, एक तरफ कुछ ऐसे प्रावधान जोड़े गए जहां शक्ति के केंद्रीकरण को प्रोत्साहन मिला, और दूसरी तरफ जो शक्तियां थी वह सदन से मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद से मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल से किचन कैबिनेट और किचन कैबिनेट से पीएम में केंद्रित हो। मतलब शक्तियां ऐसे चली, जैसे मान लिया जाए ये संसद है, संसद से शक्ति कहां गई? मंत्रिपरिषद। यहां से शक्ति कहां गई? मंत्रिमंडल। यहां से कहां गई? किचन कैबिनेट। अंत शक्तियां कहां आ गई? पीएम में। तो जो हाल इंदिरा गांधी का था वही हाल मोदी का है, और आपको लिखना नहीं इस तरह।
मैं अपनी बात, तो ये है मतलब शक्तियों का केंद्रीकरण होने लगे, अधिकारों का उल्लंघन होने लगे, लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या होने लगे। राष्ट्रपति को क्या करना चाहिए? शासन के वास्तविक प्रधान के रूप में भूमिका, अपने विवेक अनुसार। मेरी बात सभी को समझ में आ गई होगी। नहीं तो मैंने क्या कहा अभी जो डिस्कस किया था मैंने किस कंडीशन में, तो मैंने क्या, समान परिस्थितियों में वो रबड़ का मोहर बन जाए, विषम परिस्थितियों में वो शासन का वास्तविक प्रधान। ये निष्कर्ष हमेशा आपका यही रहेगा। क्लियर? अब एक प्रश्न, इस प्रश्न को देखो, राष्ट्रपति की स्थिति को न्यायपालिका के निर्णय के संदर्भ में, मतलब न्यायपालिका का निर्णय राष्ट्रपति की स्थिति को कैसे निर्धारित कर। क्लियर? अब थोड़ा सा हम लोग चले, एक बात हमेशा ध्यान दो, जब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की बात करेंगे ना, सुप्रीम कोर्ट इसकी स्थिति को कैसे निर्धारित कर रहा है। नंबर 1, राम जीवायावाद में क्या हुआ, ये वाद है, इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को नाम मात्र का प्रमुख बना दिया। ये राम जीवायावाद है, उसकी स्थिति देखो जरा। बल्कि पॉइंट के लिए हम दूसरी चीज बात करें, ऊपर सिंह वाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? वाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? अध्यादेश के संबंध में राष्ट्रपति का वैयक्तिक समाधान असद्भावपूर्ण होने पर न्यायालय में प्रश्नगत किया जा सकता। प्रश्नगत, ये कुपर सिंह वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। हम दूसरी चीज बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या, देखा जाए तो तीसरी चीज हम बात करें, केहर सिंह वाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि राष्ट्रपति न्यायिक निर्णय से अलग निर्णय ले सकता है। केहर सिंह वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा। क्लियर? और रणजीत सिंह वाद में राष्ट्रपति की समाधान शक्तियों सीमा निर्धारित, और यह कहा जाए समाधान शक्तियों के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन ये विशेष एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा किस वाद में कहा सुप्रीम कोर्ट। रणजीत सिंह वाद ऐसे कुछ हम लोग देख लेंगे, चलो। वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा। अंत में बात करें स्पेशल बियरर बॉन्ड के वाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। बॉन्ड
वाद में, स्पेशल बियरर बॉन्ड वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, पहली चीज, अध्यादेश की विधिमान्यता को नैतिकता के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। अध्यादेश की विधिमान्यता को नैतिकता के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। ये हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें, एक स्पेशल बियरर बॉन्ड वाद है। ये वाद आया था 42वें संविधान संशोधन के बाद। पहली बात है, ऊपर सिंह वाद के निर्णय को पलटने के लिए 38वां संविधान संशोधन लाया गया। 123 का 4 जोड़ा गया, जिसमें यह कहा गया था कि ठीक है, हमेशा राष्ट्रपति के निर्णय अंतिम निर्णय होगा, न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। एक बात। 4 सिंह वाद में, राम जी वाद में क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा? राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार ही कहा, नाम मात्र प्रमुख बना दिया। ऊपर सिंह वाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? असद्भावपूर्ण स्थिति पर न्यायालय में प्रश्नगत किया जा सकता है। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? नैतिकता के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। ये कहा एक तरह से जीवन का अधिकार सीमित होता तो वो भी उचित है, क्योंकि अनुच्छेद 21 में विधि शब्द का प्रयोग किया और 21 क्या कहता है? विधि बनाकर जीवन के अधिकार से वंचित किया जा सकता। हमेशा ध्यान दें इस बात को, समझ वाली बात। हाँ हाँ हाँ, 38वां संविधान संशोधन आया, 38वां संशोधन 123 का 4 जोड़ा गया और यह कहा गया था कि राष्ट्रपति का समाधान अंतिम होगा तो न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता, और उसे बदलने के लिए 44वां संविधान संशोधन। हाँ, कूपर सिंह बात को हाँ पूर्वत स्थिति आ गई तो 44वां संविधान संशोधन आया। ये प्रश्न हो जाएगा। अब देखो इस प्रश्न को मैंने क्या कहा आपसे, राष्ट्रपति की स्थिति को न्यायपालिका के निर्णयों के संदर्भ में स्पष्ट करें। तो आप इंट्रोडक्शन की बात करोगे। आज जब इंट्रोडक्शन की बात करोगे, चले देखो आप तो जब बात करोगे आप सीधे आप जब सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन की बात करोगे, आपका जो इंट्रोडक्शन यहां चेंज हो जाएगा। जब इंट्रोडक्शन चेंज हो जाएगा तो हमेशा ध्यान दो इस बात को, आप सीधे कहोगे अनुच्छेद 53 में क्या कहता है? कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। लेकिन 74 क्या कहता है? सीधे बिल्कुल। और 42वां संविधान संशोधन क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट क्या कहता है? बिल्कुल बाध्यकारी। ये बातें आपके इंट्रोडक्शन में आ जानी चाहिए। आधी बात है। आगे जब आओगे सेकेंड पेज में आओगे और लिखोगे राष्ट्रपति की स्थिति को लेकर विवाद, राष्ट्रपति की स्थिति को लेकर विवाद, और विवाद क्या है? वास्तविक या रबड़ का मुहर, वास्तविक कार्यपालक या रबड़ का क्या है? मुहर। लेकिन ये बातें क्यों 2 लाइन में आनी, इससे ज्यादा आपके पास टाइम नहीं होगा। हम जब आगे आएंगे, अब हम थर्ड पेरे की बात करेंगे। हम जब थर्ड पेरे में जब आएंगे तो बताएंगे वस्तुतः राष्ट्रपति की स्थिति को निर्धारित करने में
न्यायपालिका की भूमिका। आज जब ये न्यायपालिका की भूमिका की जब बात करोगे ना, आपने ध्यान दो इस बात को, जब न्यायपालिका की भूमिका की बात करोगे तो कोर्ट का जो डिसीजन है आप उसका अब कोर्ट के अब डिसीजन का उल्लेख कर दो, हो जाएगा। अब जब तो चारों, अच्छा फिर बात करना चाहता हूं, एक या दो प्रश्न यूपीएससी मुझे लगता है कोर्ट के निर्णय से जोड़कर पूछ ही रहा होगा, कोर्ट का क्या डिसीजन हो जाएगा। अच्छा, अंत में आप किसकी बात करोगे, निष्कर्ष। तो निष्कर्ष में इतनी बातें करनी है कि न्यायपालिका के प्रत्येक निर्णय का उद्देश्य संविधान के आदर्श, लोकतंत्र का संरक्षण, अरे तथा मानवाधिकारों का निरंतर विस्तार करना है। ये जब न्यायपालिका के निर्णय की बात करोगे तो निष्कर्ष में यही आएगा। वस्तु न्यायपालिका के निर्णय का उद्देश्य क्या रहा है, लोकतंत्र, संविधान का संरक्षण हो, मानवाधिकारों का निरंतर विस्तार हो। इसलिए न्यायपालिका न्यायपालिका एक दृष्टि से विशुद्ध रबड़ के मोहर एवं विशुद्ध रबड़ के मोहर एवं संवैधानिक प्रमुखता के बीच संतुलन का प्रयास करती है, के बीच संतुलन का प्रयास करती है न्यायपालिका। क्वेश्चन समझ में आ गया। जहां भी न्यायपालिका के निर्णय की बात की जाए ना, तो दो बातें, ताकि उसका निर्णय कभी ये नहीं कहना कि उसका निर्णय एकदम विरुद्ध है, लोकतांत्रिक संविधान के संरक्षण और संतुलन का प्रयास करती है, दोनों के बीच एक बेहतर संतुलन स्थापित। लगता है मेरी बात समझ में आ गई होगी। डन, गुड, आगे चले। अब यहां से लगता है कि कुछ भी पूछा जाए आप कर ले जाओगे, रबड़ का मोहर। और अगला जो आप टेस्ट नंबर 7 है हमारा,